राजपूत खानदान में हर तरफ खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही थी। सिर्फ माँ ही अपने कमरे में बैठी आंखों में नमी लिए सोच रही थी कि आखिर उसको मंगेतर उससे चाहता क्या है। वो बार बार उससे नाजेबा तस्वीरें मांग रहा था और वो नहीं दे रही थी। इसी बात में उन दोनों की लड़ाई हो गई थी। डेट फिक्स हो चुकी थी और बस एक हफ्ते के अंदर अंदर उन दोनों की शादी थी। और अभी से ही उन दोनों में लड़ाई हो चुकी थी। माही का दिल चाह रहा था कि वो फूट फूट कर रोए। उसका दिमाग फट रहा था। उसकी समझ पे कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर जुल्फकार चाहता क्या है। वो कितनी मर्तबा उसे मना कर चुकी थी कि वो निकाह से पहले ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहती जिसकी वजह से उसे अपने आप से शर्मिंदगी महसूस हो। लेकिन वो तो उसकी बात समझ ही नहीं रहा था। अभी 10-15 मिनट पहले ही जुल्फकार ने उसे मैसेज किया था कि मैं तुमसे आखिरी मर्तबा मांग रहा हूँ। अगर पिक्चर भेज रही है तो ठीक, वरना मैं कभी भी तुमसे बात नहीं करूंगा। उसने इसके मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया था और उसी वजह से वो उससे नाराज हो चुका था। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और उसकी इजाजत से पहले ही जोया अंदर दाखिल हो गई थी। माही ने जल्दी से अपनी आंखों में आई नमी साफ की और चेहरे पर मुस्कान सजा ली। माही, ये क्या, तुम यहाँ बैठी हो? वहां पर हम तुम्हारी मेहंदी का थीम सोच सोच कर पागल हो रहे हैं। तुम भी तो अपना मशवरा दो ना। वो मुस्कुराते हुए बोली तो माही भी जबरन मुस्कुरा दी। जोया, जैसा तुम सब कर लो, मुझे अच्छा लगेगा। मुझे इस सब का कोई पता नहीं है। वो चेहरे पर मस्तूनी मुस्कुराहट सजाकर बोली तो जोया चाचती निगाहों से उसे देखने लगी। खैर तो है ना? तुम वही माही हो ना जिसे अपनी शादी का कितना शौक था? और तुमने कहा था कि एक एक चीज तुम अपनी पसंद की करोगे, तो अब क्या हो गया? जोया ने कहा तो वो जो पिछले पहले जबरन मुस्कुरा रही थी, चेहरे पर वाज़ह तौर पर संजीदगी आ गई, जिसे जोया ने भी देख लिया था। माही, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या जुल्फकार भाई से कोई लड़ाई वगैरह हुई है? वो उसकी आंखों में देखती हुई बोली तो माही नफी में सर हिलाने लगी। नहीं जोया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस वैसे ही थकी हुई हूँ। तुम सब लोग जैसा करोगे मुझे अच्छा लगेगा। वो एक मर्तबा दोबारा से बोली तो जोया भी मुस्कुराने लगी। अच्छा, घर से जाने की टेंशन है? चलो फिक्र ना करो, जुल्फकार भाई तुमसे बड़ा प्यार करते हैं। देखना, तुम उनके साथ बहुत खुश रहोगी। जोया ने उसके कंधों पर सर रखते हुए कहा तो माहीन एक मर्तबा फिर से जोर जबरदस्ती मुस्कुरा दी। जोया अपनी बात करके कमरे से चली गई और माही वहीं बैठी रह गई। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो किसी से इस बारे में कुछ कहे भी या नहीं। उसे तो अब ये डर भी लग रहा था कि ना जाने जुल्फकार शादी के बाद उसके साथ क्या करेगा। उसने सोचा कि थोड़ी देर बाद जुल्फकार को कॉल करेगी और वो सोच ही रही थी कि उसका गुस्सा भी ठंडा हो चुका था। वो बेचारी नहीं जानती थी कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। माही सारा दिन अपने घर में बैठी रही, कमरे में बैठी रही। उन तीनों का कजन डांस प्रैक्टिस में लगी रही। अभी शादी में एक हफ्ता रहता था और वो भी इतनी पुरजोश हो रही थी कि जैसे कल ही शादी हो। माही का छोटा भाई अवैस शाम की चाय पर उसे बुलाने के लिए आया तो ना चाहते हुए भी चली गई। वो जानती थी कि घर वाले उसे मशकूक नजरों से देखने लगे हैं। सभी उससे बार बार यही कह रहे थे, क्या उसके साथ कोई मसला है? वो सब पर कुछ भी जाहिर नहीं करना चाहती थी, इसलिए बाहर पहुंच गई। वो लॉन में पहुंची तो उस घर के सभी बड़े छोटे बैठे चाय पी रहे थे। वो जाकर चुपचाप अपनी खाला के साथ बैठ गई। सायरा बेगम और तहमीना बेगम दोनों बहनें थी और देवरानियां भी। माही बेटा, ये क्या, तुम्हारे मुंह पर 12 क्यों बजे हुए हैं? तुम अभी से इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? सायरा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा तो माही बेचारी जो बार बार दूसरों की बातों से तंग आकर जबरन मुस्कुरा रही थी, इस बार भी मुस्कुरा दी। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरा जरा सा सर में दर्द हो रहा था। जोया ने चाय का सिप लेते हुए कहा तो सायरा बेगम खामोश हो गई। अरे मत करो मेरी बच्ची को इतना तंग, उसकी शादी है, फिक्र तो होगी ना। तहमीना बेगम भांजी की मोहब्बत में बोल उठी। तहमीना बेगम की तीनों बेटियां वहीं पर बैठी थी और मुबश्शिर राजपूत मीटिंग के सिलसिले में लाहौर गया हुआ था। उसे शादी वाले दिन ही वापिस आना था। चाय पीकर माही वहां से उठ गई तो उसकी तीनों कजन भी उसके पीछे पीछे उसी के कमरे में आ गई। दो माही से छोटी थी और एक तकरीबन माही के लगभग ही थी। जोया और माही की आपस में बड़ी बनती थी और वो आपस में हर बात शेयर किया करती थी। लेकिन अब कुछ दिनों से जोया महसूस कर रही थी कि माही कुछ बदली बदली सी लग रही है, इसलिए वो उसकी वजह से परेशान थी।
मगर वो अपनी बहनों के सामने उससे खुल्लम-खुल्ला नहीं पूछ सकती थी। भले वो भी उसकी कज़िन थी, लेकिन वो छोटी थी, अब इस मामले की तह तक नहीं पहुँच पाई थी। "माही आपी, बताइए ना, आपको मेहंदी पर किस तरह का डेकोरेशन चाहिए? हम सब मिलकर वैसा ही कर लेंगे।" आयशा मुस्कुराते हुए बोल रही थी। वो इन चारों में सबसे छोटी थी। "आयशा, तुम तो खामोश हो जाओ। मुझे पता है माही आपी को क्या पसंद है। तुम बस देखो और मेहंदी के लिए ड्राइंग रूम को कैसे सजाती हूँ मैं।" अच्छा, जो ज़ोया से छोटी और आयशा से बड़ी थी, माही का हाथ थामते हुए बोली, तो माही उसके प्यार पर मुस्कुराने लगी। वो दोनों उससे बहुत प्यार करती थी और उसे अपनी बहन ही समझती थी, बल्कि वो तीनों ही उसे बहुत प्यार करती थी। माही की कोई बहन नहीं थी, बस एक भाई अवैस ही था, जो उससे छोटा था और उसकी आयशा के साथ बात पक्की हो चुकी थी। लेकिन अब वो इतने छोटे थे कि उन्हें मालूम ही नहीं था और वो दोनों ही 8th क्लास में पढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद ज़ोया के कहने पर वो दोनों चली गई और माही और ज़ोया कमरे में अकेली रह गई। "माही, मुझे लग रहा है तुम किसी बात को लेकर ना परेशान हो। अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ। क्या तुम मुझसे बात छुपाओगी?" ज़ोया ने उसका हाथ थामते हुए कहा। तो माही नफ़ी में सर हिलाने लगी। "नहीं ज़ोया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मुझे ये परेशानी सी हो रही है कि माजिद अंकल की फैमिली कैसी होगी?" माही झूठ से काम चला रही थी। "अरे, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। माजिद अंकल, ज़ुल्फ़कार भाई और आंटी बहुत अच्छे हैं। तीनों ही तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। और फिर चाचू के दोस्त भी तो है ना। तुम ऐसा समझो कि तुम एक घर से दूसरे घर में जा रही हो और वो भी तो तुम्हारा अपना ही घर है ना।" ज़ोया ने उसे बड़ी बाजी की तरह समझाते हुए कहा, तो वो भी उसके समझाने के तरीके पर मुस्कुराती। ज़ोया और वो थोड़ी देर तो बातें करती रही, फिर ज़ोया वहां से चली गई। रात के 9 बज रहे थे। माही को भी बहुत नींद आ रही थी। वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गई थी और जब 10 मिनट के बाद वो बाहर आई तो उसकी मोबाइल की स्क्रीन ऑन थी। लग रहा था कि शायद कोई मैसेज या कॉल आई है। वो जल्दी सी ड्रेसिंग टेबल के सामने पड़े हुए मोबाइल को उठाते हुए बेड पर आ बैठी। जुल्फकार का मैसेज जगमगा रहा था। "माही, मुझसे बात करो।" वो बात नहीं करना चाहती थी। उसने सोच लिया था कि वो एक हफ्ता उससे बात किए बगैर ही गुजारा कर लेगी और जब शादी होगी तो फिर तो कोई मसला ही नहीं होगा। लेकिन वो बार बार ही उसे मैसेज कर रहा था जिसे वो इग्नोर किए जा रही थी। लेकिन अब वो इग्नोर नहीं कर सकती थी। उसने फौरन से मैसेज कर दिया, "मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई हुई है, मैं सो रही हूँ।" जुल्फकार जो ऑनलाइन बैठा था उसका मैसेज पढ़कर आप आग बगोला हो गया। "बड़ी आई खुद को समझती क्या है? मैं कोई इससे शादी के लिए मरा जा रहा हूँ?" उसने खुद कलामी की और फिर तंजिया मुस्कुराहट के साथ मैसेज टाइप करने लगा। "माही, मैं तुमसे आखिरी मर्तबा कह रहा हूँ कि मेरी कॉल पिक कर लो, वरना मैं वाकई तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगा।" उसका मैसेज पढ़कर माही का फूल जैसा चेहरा मुरझा गया। वो कह रहा था कि उससे बात नहीं करेगा और माही को ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या वो मियाँ बीवी होने के बाद भी बात नहीं करेंगे। माही अब मजीद खुद पर जबर नहीं कर सकती थी। जुल्फकार ने कॉल की तो उसकी कॉल उठाने पर मजबूर हो गई। "माही, तुम्हारे साथ मसला क्या है? ये तुम्हारा मंगेतर हो और तुम ऐसे शो कर रही हो जैसे मैं कोई गैर हूँ। मैंने तुमसे बस एक तस्वीर ही तो मांगी थी और तुम तो ऐसे रिएक्ट कर गई हो जैसे मैंने ना जाने क्या कर दिया है।" जुल्फकार गुस्से से फट पड़ा था। वाकई में उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो आजाद ख्याल किस्म का लड़का था और वो माही को भी ऐसा ही समझता था। लेकिन माही बेचारी बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। "जुल्फकार, मुझे पता है कि आपने तस्वीर मांगी थी और मैंने भी आपसे कह दिया था कि मैं अभी आपको तस्वीर नहीं दे सकती जब तक हमारा निकाह नहीं हो जाता। आपको एक हफ्ता सब्र करना पड़ेगा।" वो बड़े तहम्मुल के साथ उसे समझा रही थी और उसकी बातों से जुल्फकार का दिमाग घूमने लगा था। "माही, अब भी तुम्हारे पास वक्त है। मुझे अपनी तस्वीर भेज दो, वरना हमारे दरमियान कुछ भी बाकी नहीं रहेगा।" जैसे ही जुल्फकार ने ये कहा तो माही की आंखों से दो मोती निकलकर उसकी गाल पर फैले। वो पहले भी उससे मोहब्बत नहीं करती थी, लेकिन घर वालों की मर्जी से शादी कर रही थी और वो अब कह रहा था कि वो उन दोनों के दरमियान कुछ नहीं रहेगा। हालांकि उन दोनों के दरमियान सवाए मंगेतर होने के कुछ था भी नहीं। तकरीबन पिछले 2 माह से उनकी मंगनी चल रही थी और शादी के ऐन वक्त पर वो इसे जलील करने पर तुल गया था।
जुल्फ़कार, प्लीज़ आप मुझे परेशान ना करें। वैसे भी आपकी बातों से मुझे टेंशन होने लगी है। मैंने आपसे कहा ना कि मैं निकाह से पहले कुछ नहीं कर सकती। भले आप कल निकाह करवा लें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माही दिल पर पत्थर रखकर कल निकाह का बोल चुकी थी। हालाँकि उसका निकाह करने का दिल ही नहीं था। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो कोई अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए ये बात करने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। माही, तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है। 1 हफ्ते बाद शादी और अब निकाह करने का क्या फ़ायदा? इसी वक़्त निकाह हो जाएगा ना। मैं तुम्हारे लिए कोई गैर तो नहीं हूँ ना? तुम क्यों मुझसे इतना डर रही हो? मैं तुम्हारी इज़्ज़त को सँभाल के रखूँगा। तुम मेरी इज़्ज़त हो। ज़ुल्फ़कार मुस्कुराते हुए बोला तो माही बेचारी आँखें मूंद गई। वो हाँ हूँ में जवाब देने लगी, लेकिन तस्वीर उसने फिर भी नहीं भेजी थी। अच्छा ठीक है माही, अगर तुम तस्वीर नहीं भेज सकती तो मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर रहा हूँ। उसमें तुम मेरी ख्वाहिश पूरी कर देना। इसमें तो कोई मसला नहीं है ना? वो ऐसे बोला कि जैसे इस बार उसकी बात मान ली जाएगी। वो तो पहले भी ज़्यादा बुरी तरह डिमांड कर रहा था। माही ने फ़ौरन से कॉल कट कर दी। वो ज़ुल्फ़कार को जैसे ही मालूम हुआ कि कॉल कट चुकी है, वो गुस्से में अपने मोबाइल को दीवार पर मारता हुआ खुद सोफे पे बैठ गया। उसका मोबाइल टूट चुका था और गुस्सा आसमान की बुलंदियों को छू रहा था। माही बेड पर बैठे घुटनों में सर्दियाँ रोने लगी थी। जुल्फ़कार, आप मेरे लिए मुश्किलात बढ़ा रहे हैं। आखिर आप कब समझेंगे कि ये सब शादी से पहले ठीक नहीं है? वो बेचारी जिसने 2 माह से पहले उसे देखा तक नहीं था, अब उससे शादी करने वाली थी। और दूसरा, वो इस तरह की डिमांड कर रहा था। वो अमेरिका से वापस आया था और आते साथ ही उन दोनों की मंगनी हो गई थी। उससे पहले कि उसके नाम के अलावा और कुछ भी नहीं जानती थी। वो बस यही जानती थी कि माजिद अंकल का कोई बेटा भी है जो अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है। वो नहीं जानती थी कि वही बदतमीज बेटा उसके गले पड़ जाएगा। वो बेड पर सिसकियों के साथ रो रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि अभी जोया के कमरे में जाए और उसे सब कुछ सच सच बता दे, मगर वो कुछ ना कर पाई और सिसकियों के साथ रोते हुए न जाने कब उस पर नींद की देवी मेहरबान हो गई और वो नींद की वादियों में खो गई। सुबह उसकी आंख देर से खुली थी। उसकी आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थी। उसके दरवाजे पर दस्तक हो रही थी, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोल सकती थी। वो जानती थी कि ज़ोया ये उसकी अम्मी होंगी जो उसे नाश्ते के लिए बुला रही होंगी, मगर इस हालत में उनका सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुप सादे बैठी रही। वो जो कोई भी था, थोड़ी देर दरवाज़ा बजाने के बाद चला गया। तो उठकर बाथरूम में आ गई। बाथरूम में आकर उसने अपने मुंह पर पानी के छींटे मारे और फ्रेश होने के बाद बाथरूम से बाहर निकल आई। वो अब कुछ संभली संभली सी लग रही थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपना जायजा ले रही थी। बार बार उसकी आंखें नम हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जरूर उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। खुद को फ्रेश करने के बाद वो कमरे से बाहर निकल आई। सब लोग नाश्ता कर चुके थे और उसकी माँ ने उसके लिए भी नाश्ता लगा दिया था। नाश्ता करते ही वो फौरन कमरे में भाग गई। वो किसी का भी सामना नहीं करना चाहती थी। वैसे भी जोया और उसकी माँ का कुछ सामान खरीदने के लिए उसे बाजार चलना था। जोया उससे पूछना चाहती थी कि क्या उसे कुछ मंगवाना तो नहीं, लेकिन वो तो अपने कमरे में भाग आई थी। इसलिए जोया को मजबूरन उसके पीछे आना पड़ा था। माही, क्या तुमने कुछ लेना है तो हमें बता दो। मैं और खाला बाजार जा रहे हैं, तुम्हारी कोई चीज़ें रहती है ना, तो हमें बता दो। नहीं जोया, मैंने कुछ नहीं लेना। मेरे सर में दर्द हो रहा है, प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से। जोया बेचारी उसकी बात सुनकर अपना सा मुंह लेकर आ गई थी और फौरन से उसके कमरे से बाहर निकल आई। उसके बाहर निकलते ही माही आगे बढ़ी और दरवाज़ा बंद कर दिया। बार बार ही उसकी आंखें नम हो रही थी। वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसे डर लग रहा था कि न जाने अब जुल्फ़कार क्या करेगा। उसे तो ये भी डर लगने लगा था कि कहीं वो शादी से इनकार ही ना कर दे, क्योंकि वो बहुत गुस्से में था। जुल्फ़कार ने सुबह सवेरे ही अपना दूसरा फ़ोन खरीद लिया था और अब उससे में सिम भी डाल चुका था। माही को अपने कमरे में आए तकरीबन 1 घंटा हो चुका था कि अचानक से उसके मोबाइल पर रिंग होने लगी। उसका मोबाइल सोफे पर पड़ा था और वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने बालों में कंघा कर रही थी। कॉल की आवाज़ पर वो सोफे की तरफ गई और जैसे ही उसकी नज़र मोबाइल स्क्रीन पर पड़ी तो उसके चेहरे की रंगत जर्द पड़ गई। ना चाहते हुए भी उसने कॉल रिसीव कर ली थी। माही प्लीज़ कॉल नहीं काटना। अगर तुमने कॉल काट दी तो मैं शादी से इनकार कर दूंगा।
वो बोला तो माही ढेर जाने के अंदाज में सोफे पर बैठ गई और रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ जुल्फ़कार भी सुन सकता था। उसके रोने की आवाज़ सुनकर जुल्फ़कार के चेहरे पर तंज़िया हँसी आ गई। अब आई ना लाइन पे। वो दिल ही दिल में बोला था, माही प्लीज़ तुम तो रो मत। तुम क्यों रो रही हो? मुझे तकलीफ़ हो रही है। वो चेहरे पर खबीसाना मुस्कुराहट सजाते हुए बोल रहा था। माही कोई भी नहीं जवाब दे पा रही थी। वो बस रोई जा रही थी। मोबाइल भी उसकी गोद में ही पड़ा हुआ था। माही प्लीज़, सिर्फ़ एक पिक्चर की तो बात है, मुझे पिक्चर भेज दो। वैसे भी अब हमारी शादी में 4-5 दिन ही रह गए हैं। उसके बाद तो हमने वैसे भी एक हो जाना है। वो दोबारा से उसी मुतालबा पर आ गया था। माही उसकी बात सुनकर फिर से रोने वाली हो गई थी। वो मुसलसल इनकार कर रही थी। उसके इनकार पर जुल्फ़कार को मज़ीद गुस्सा आ गया। माही, अगर तुमने आज, अभी और इसी वक़्त मुझे तस्वीर ना भेजी, तो मैं अभी अम्मी से कहकर शादी से इनकार करवा दूँगा। फिर बैठी रहना अपनी इज़्ज़त को लेकर। वो बेचारी जो बार-बार इज़्ज़त का रोना रो रही थी, उसकी बात सुनकर उसका हालत तक खुश्क हो गया और फिर मजबूरी में उसने हाँ भी भर ली। जैसे उसने हाँ भी भरी तो जुल्फ़कार के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये हुई ना बात, अब जल्दी से भेजो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। वो ये कहते हुए कॉल कट कर गया। माही ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और बड़ी मुश्किल से अपनी एक तस्वीर बनाई जो वो बिल्कुल भी बेचना नहीं चाहती थी। लेकिन वो अपने माँ-बाप की इज़्ज़त को, जो ख़ानदान भर में रुस्वा नहीं करना चाहती थी। ख़ानदान भर में कांट बढ़ चुके थे और दूर के मेहमानों ने भी कह दिया था कि वो शादी से 1-2 रोज़ पहले ही आ जाएँगे। माही ने दिल पर पत्थर रख के वो तस्वीर ज़ुल्फ़कार को भेज दी। ज़ुल्फ़कार चेहरे पर तंज़िया मुस्कुराहट सजाए उसकी तस्वीर देख रहा था और माही अपने कमरे में सिसकियों के साथ रो रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो अपनी जान ले ले। वो एक गलत कदम उठा चुकी थी, मगर वो अब भी नहीं जानती थी कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वो एक बहुत बड़ी गलती कर चुकी थी, जिसकी न जाने उसे क्या-क्या सज़ा मिलनी थी। बढ़ी आई, मेरी इज़्ज़त, मेरी इज़्ज़त। अब देखो, मैं तुम्हारी इज़्ज़त कैसे उछालता हूँ। वो इसकी तस्वीर को अपने मोबाइल में सेव करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। उसने उसके लिए बहुत बड़ा सोच रखा था। वक़्त बड़ी तेज़ी के साथ गुज़रता जा रहा था। अब उनकी शादी में बस 3 दिन ही रह गए थे और अब तो मुबश्शिर भी वापस आ चुका था। घर में तैयारियां देखकर उसे अजीब सी उदासी होने लगी। पहले उसने खुद से मना किया था कि अब इसे शादी नहीं करनी। इसी वजह से ही माही का रिश्ता बाहर ढूंढा गया था और अब उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई गलती कर दी है। माही उसकी बचपन की दोस्त थी और उन दोनों की आपस में बड़ी बनती थी। शायद इसी वजह से उसे आज तक उसकी कमी का एहसास ही नहीं हुआ था। लेकिन अब जब पूरे 15 दिन बाद वो वापस आ रहा था, तो उसे शिद्दत से एहसास होने लगा था कि उसने कुछ तो गलत किया है। लेकिन फिर उसे अपने सारे ख्यालात को झटक कर वो माही के कमरे में पहुंच गया। वो जैसे ही उसके कमरे में गया तो वो सोफे पर बैठी अपनी मंगनी की अंगूठी बड़े गौर से देख रही थी। हेलो माही, कैसी हो तुम? माही नहीं जानती थी कि वो वापस आ चुका है। वो 1 घंटा पहले ही तो वापस आया था। पहले तो उसने मेहंदी वाली शाम को ही वापस आना था और आज वो 3 दिन पहले वापस आ गया था। माही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन दोनों में कोई मोहब्बत तो नहीं थी, लेकिन दोस्ती इतनी गहरी थी कि वो एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। ये क्या मुबश्शिर, तुमने तो मेहंदी वाले दिन आना था ना, तो फिर अभी से कैसे आ गए? मुबश्शिर को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और अब वो मुस्कुराहट गहरी से गहरी होती जा रही थी। अरे हाँ भाई, मेरी मानो की शादी हो और हम वक्त पर ना पहुंचे, ये हो सकता है भला? वो मुस्कुराते हुए बोला तो माही सदमे में आ गई। आज तक उसे वो बात नहीं भूली थी कि वो अपनी नाज़ेबा तस्वीर अपनी हाथों से जुल्फ़कार को बेच बैठी थी और उसे इसलिए बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि उस दिन के बाद से जुल्फ़कार ने कोई राब्ता नहीं किया था। लेकिन उसके घर वाले उसकी बरी दे गए थे और अब 3 दिन बाद ही उनकी मेहंदी का फंक्शन था। माही, क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुबश्शिर ने उसका हाथ थामते हुए कहा तो जल्दी से अपना हाथ छुड़ा गई। वो जानती थी कि अगर ज़रा देर मज़ीद उसके साथ बैठी तो वो समझ आएगा कि कोई ना कोई मसला तो है। उन दोनों की बड़ी बनती थी और वो इससे सिर्फ 2 साल ही बड़ा था। मुबश्शिर के कहने पर उसने नफ़ी में सर हिलाया तो वो भी खामोश हो गया। वो इससे न जाने क्या-क्या बातें करने लगा था। उसे देखकर माही का दिल बाग-बाग हो गया था। वो दोनों ही नहीं समझते थे कि उनके दरमियान दोस्ती के रिश्ते के अलावा भी एक रिश्ता है जो दिल से जुड़ा है, जिसे वो दोनों ही नहीं जानते थे।
और आज तक यही समझते आए थे कि वो बस एक-दूसरे के कज़न और दोस्त हैं। साथ रहते-रहते भी उन्हें इस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ था कि वो एक-दूसरे से दूर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। थोड़ी देर बातें करने के बाद वो नीचे आ गया और माही अपने कमरे में बैठी ही रह गई। उसने ना जाने ज़ुल्फ़कार को कितने मैसेजेस किए थे कि उसे उससे बात करनी है, लेकिन वो उसके किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दे रहा था। शाम का वक़्त था। सभी लोग बाहर बैठे माही के ज़ेवरात देख रहे थे और माही अपने कमरे में आँसू बहा रही थी। उसका दिल खून के आँसू रो रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि अपने आप को ख़त्म कर ले। उसे ऐसा लग रहा था कि वो कोई बहुत बड़ी गलती कर चुकी है। उसकी छठी हिस्स उसे ये एहसास दिला रही थी कि उसने अपनी तस्वीर बेचकर ठीक नहीं किया। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। बस उसकी यही दुआ थी कि जल्द से जल्द उसका निकाह हो जाए और वह शरई तौर पर ज़ुल्फ़कार की हो जाए, तो उसकी सारी टेंशन ख़त्म हो जाए। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंज़ूर था, जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। वक़्त बड़ी तेज़ी के साथ गुज़रता जा रहा था और वो दिन भी आ गया, जिस दिन उनकी मेहंदी होनी थी। ड्राइंग रूम में मेहंदी का फंक्शन इंतज़ाम किया गया था। बस दूर पार के मेहमान थे। ज़्यादा मेहमान नहीं बुलाए गए थे। जो लोग रहने के लिए आए हुए थे, बस वही मेहंदी का फंक्शन अटेंड कर रहे थे। माही अपने कमरे में मस्टर्ड कलर के शरारे में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मुबश्शिर जो ज़ोया को ढूँढते-ढूँढते उसके कमरे में गया, उसे देखकर 1 मिनट के लिए टटक गया और उसके ज़हन में ये ख़्याल आया कि काश वो इस वक़्त माही से रिश्ते की हामी भर लेता, तो आज वो उसकी दुल्हन बनी होती और उसके हाथों पर उसके नाम की मेहंदी लगी होती। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वो अभी तक उसकी मोहब्बत 7 पर्दों से बाहर नहीं निकली थी, तो बस उसे फ्रेंडशिप और कज़न की निगाह से ही देख रहा था। जैसे ही माही ने उसे देखा, तो वो भी उसे देखती रह गई। वो ऑफ वाइट कलर के कॉटन के सूट में ऊपर ऑफ वाइट ही जैकेट पहने हैंडसम लग लग रहा था। वो दोनों एक दूसरे को उस निगाह से देखने लगे थे, जिस निगाह से आज तक उन्होंने देखा ही नहीं था। जब माही को एहसास हुआ कि वो बहक रही है, तो उसने नजरें झुका ली। वो जोया का पूछता हुआ वहां से निकल गया। बाहर जाकर भी उसे कुछ सुकून नहीं मिल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे जैसे कुछ अजीब सा हो रहा हो। उसके दिल की धड़कन भी तेज होने लगी थी, लेकिन उसका दिमाग बार बार उसे ये समझा रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता। और वैसे भी वो अपनी मोहब्बत को अब तक समझ नहीं पाया था। मेहंदी का फंक्शन अपने इख्तिताम को पहुंचा और सब लोग अपने अपने घर चले गए। जुल्फ़कार मेहंदी के फंक्शन के लिए खुद भी अपने घर वालों के साथ आया था और वो खुश दिखाई दे रहा था। उसे देखकर माही भी खुश हो गई। कितने दिनों से वो समझ रही थी कि शायद वो उससे नाराज़ है या फिर कोई बात है, लेकिन अब उसके सारे खदशात ख़त्म हो गए थे। उसके चेहरे पर भी हल्की सी चमक आ गई थी, जो दुल्हन के चेहरे पर होती है। वो अपने कमरे में सो रही थी। अब बस एक दिन का इंतज़ार था और उसके बाद उसने ज़ुल्फ़कार का हो जाना था। वो उससे मोहब्बत नहीं करती थी, लेकिन बस उसे इस बात की खुशी थी कि अब वो शरई तौर पर उसकी बीवी बन जाएगी। तो फिर उसका गिल्ट जो तस्वीर भेजने की वजह से हो रहा था, वो भी ख़त्म हो जाएगा। बहुत जल्दी से नींद आ गई और सुबह भी उसकी आँख जल्दी खुल गई। वो खुश-खुश सी दिखाई दे रही थी। ज़ोया उसके कमरे में आई तो उसे देखकर मुस्कुराने लगी। वाह भई! बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। ज़ोया की बात सुनकर माही भी मुस्कुराने लगी। क्यों ना मुस्कुराऊँ? आज मेरी बारात का दिन है और वैसे भी तुम तो जानती कि मुझे दुल्हन बनने का कितना शौक था। वो मुस्कुराते हुए पहली मर्तबा अपने मुँह से इकरार कर रही थी। ज़ोया खुश हो गई। वो अपनी कज़न को ऐसे ही खुश देखना चाहती थी। बस उसे ये पता नहीं था कि वो पहले किस अज़ियत से गुज़रती रही है और अब भी वो दोनों नहीं जानती थी कि आगे उन्हें किस अज़ियत से गुज़रना है। 2 बजे के करीब वो ज़ोया के साथ पार्लर आ गई। माही खुशी-खुशी तैयार होने लगी। 2-3 घंटे बाद वो दुल्हन की तरह सजी पार्लर में ही बैठी थी। उसका मोबाइल भी उसके पास ही था। अचानक ही उसके मोबाइल पर ज़ुल्फ़कार का मैसेज आया कि गुड बाय मिस माही, आज के बाद तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करूँगा। उसका मैसेज पढ़कर माही की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो ज़्यादा तो कुछ नहीं समझ पाई थी, मगर इतना समझ गई थी कि वो इसे साफ-साफ ही ये धमकी दे रहा है कि वो बारात लेकर नहीं आ रहा। उसने ज़ुल्फ़कार को मैसेज किया, प्लीज़ ज़ुल्फ़कार, इस तरह का मज़ाक मत करें, वरना मैं मर जाऊँगी। जैसे उसने मैसेज किया तो ज़ुल्फ़कार का भी मैसेज फ़ौरन से आ गया, मेरी तरफ से भाड़ में जाओ और हाँ, तुम्हारी तस्वीर आज भी मेरे पास महफ़ूज़ है। फ़िक्र मत करो, वो मैं किसी को नहीं दिखाऊँगा। और इसके साथ ही एक
दांत निकालने वाला इमोजी भी था। उस मैसेज को देखकर माही के हाथ कांपने लगे। उसका मोबाइल उसके हाथ से छूट गया। जो तैयार करने वाली लड़की ने उठा कर दिया। जोया अपनी तैयारी करवा रही थी। माही में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो जोया से कुछ कह सकती। जोया ने भी उसे रोता हुआ नहीं देखा था। उसकी आंखों में नमी आ रही थी, जिसे बेचारी तैयार करने वाली लड़की बार बार साफ कर रही थी। वो समझ रही थी कि वो अपनी शादी की वजह से इमोशनल हो रही है। कोई भी नहीं जानता था कि उसके दिल पर क्या गुजर रही है। उसका दिमाग साए साए कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जिस इज्जत को बचाने के लिए उसने इतने पापड़ बेले थे और अपनी इज्जत भी दांव पर लगा दी थी, आज वही इज्जत पिचने वाली नहीं है। थोड़ी देर बाद सोया भी तैयार हो गई तो वो दोनों ही ड्राइवर के साथ घर पहुंच गई। बारात के सारे इंतजामात हो चुके थे। बारात के बैठने का इंतजाम घर के सहन में ही किया गया था। लॉन बहुत बड़ा था, जहाँ पर अच्छे से सब कुछ हैंडल हो गया था। घर के सभी लोग भी तैयार तैयार घूम रहे थे। मेहमान भी आना शुरू हो गए थे और माही अपने कमरे में बैठी बारात का इंतजार कर रही थी। मुबश्शिर भी तैयार होकर मेहमानों के पास था। बारात ने रात 9 बजे आ जाना था और अभी 7:30 बज रहे थे, यानी कि 1.5 घंटा बाकी था। माही अपने कमरे में बैठी सिसकियों के साथ रो रही थी, जिसकी वजह से उसका काजल भी बहकर उसके गालों पर आ गया था, जिसे वो टिश्यू पेपर से साफ कर रही थी। वो समझ रही थी कि जुल्फकार ने उससे मजाक किया है और नहीं जानती थी कि वो सच कह रहा है। उसने सिर्फ और सिर्फ उसकी हुस्न की रानाइयाँ देखने के लिए ही शादी की हामी भरी थी। और जब उसे एहसास हुआ कि उसकी टाइप की नहीं है, कोई बाजी टाइप सी है, तो इसीलिए वो पीछे हट गया। और उसके घर वाले भी नहीं जानते थे कि वो घर पर नहीं है। वो अपना बैग तैयार करके पहले ही फार्म हाउस पर बेच चुका था और अब खुद भी तैयार होकर घर से बाहर निकल गया। घर वालों ने यही समझा कि शायद वो किसी दोस्त के पास जा रहा है, क्योंकि वो अपने दोस्तों के बगैर कोई कदम नहीं उठाता था। उसकी अम्मी उसे बुलाती रह गई कि बेटा, थोड़ी देर में ही बारात निकलने वाली है। मगर वो ये कहकर चला गया कि वो बारात तक आ जाएगा। वो अपने फार्म हाउस पर पहुंचा, बैग उठाया और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। वो अमेरिका जा रहा था। वैसे भी वो अमेरिका आता जाता रहता था और अब तो वो एक अरसे के लिए जा रहा था। वो जानता था कि उसके माँ बाप उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे। वो ये भी जानता था कि उसका बाप माही के बाप से भाइयों जैसा प्यार करता है, मगर वो इनकी इज्जत को उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। जोया बेटा, ऐसा करो तुम माही को बाहर ही ले आओ। सारे मेहमान पूछ रहे हैं और वैसे भी बारात भी बस अब आने ही वाली होगी। 8:45 बजे सायरा बेगम ने जोया को माही को लेने के लिए भेजा तो वो भी खुशी खुशी अंदर पहुंच गई। माही अपने कमरे में सदमे में बैठी हुई थी। उसकी आंखों से अब आंसू नहीं निकल रहे थे। वो खामोश सी बैठी थी। उसे देखकर जोया 1 मिनट के लिए ठटक गई। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वही माही है जो थोड़ी देर पहले इतना खुश हो रही थी। माही, खैर तो है ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हो गया है? फिर से तुम्हें? वो बोली तो माही नफी में सर हिलाने लगी। उसकी आंखें खुश्क हो चुकी थी और वो सिर्फ और सिर्फ दिल से ये दुआ कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाए। वो जोया के साथ बाहर स्टेज पर बुर्जमान हो गई थी। उसके चेहरे पर घूंघट नहीं था। जोया ने उतार दिया था और यही सोचा था कि बारात आने से पहले वो घूंघट कर देगी। सारी मेहमान औरतें उसे देखने का कह रही थी, इसलिए जोया ने घूंघट उतार दिया था। जैसे जोया ने उसका घूंघट उतारा तो मुबश्शिर उसे देखकर हैरान रह गया। उसे जिंदगी में पहली मर्तबा उसे इतने गौर से देखा था। वो बहुत हसीन लग रही थी। मेहरून कलर के ब्राइडल ड्रेस में तो वो आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी। 1 मिनट के लिए तो मुबश्शिर को ऐसा लगा कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती इस वक्त की थी, जब उसके माँ बाप ने उससे शादी के बारे में पूछा था और उसने कहा था कि माही सिर्फ और सिर्फ उसकी दोस्त और कजन है। उसके अलावा वो उसे कुछ नहीं समझता। वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजरता जा रहा था। अब 9:30 हो चुके थे और सायरा बेगम बार बार अपनी समदन को फोन कर रही थी, मगर वो फोन ही नहीं उठा रही थी। वो भी तो अपने बेटे की अदम मौजूदगी की वजह से गम से नढाल थी। वो उसे कई मैसेजेस और कॉल कर चुकी थी। उनके घर में एक उधम सा मच गया था। उनकी कॉल पिक ही नहीं कर रहा था। अचानक से जुल्फकार का एक दोस्त अंदर भागता हुआ है।
जिसने जुल्फ़कार ने पहले ही सारी कहानी समझा दी थी कि जब वो फ्लाइट से अमेरिका के लिए रवाना हो जाए, तभी वो उसके घरवालों को बता दे कि वो ये शादी नहीं करना चाहता था। हालाँकि पहले उसने खुद ही कहा था कि वो माही को पसंद करता है। जैसे ही उस लड़के ने आकर जुल्फ़कार की माँ से कहा कि वो बेचारी चकरा कर ज़मीन पर गिर गई। सारे बाराती देख रहे थे। हर तरफ ये बात फैल गई कि दूल्हा शादी से भाग गया है और ये बात जंगल की आग की तरह फैलती राजपूत हाउस तक भी पहुंच गई। माही जो स्टेज पर बिल्कुल तैयार बैठी थी और उसकी वाले घर वाले बारात का इंतजार कर रहे थे। ये बात सुनकर वो सदमे में आ गए। माही तो उसी वक्त बेहोश हो गई। उसे कोई होश नहीं था और सब लोग बहुत परेशान हो रहे थे। मेहमान थू थू कर रहे थे और कह रहे थे कि लड़की में ही कोई कमी होगी। मुबशिर को अपने घर वालों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उससे पहले भी कहा था कि लड़के को जान छान-बीन कर मुंतखब कीजिएगा और सबने यही कहा था कि वो घर का दिखा वाला लड़का है और अब न जाने क्या हो गया था। सब लोग सदमे की हालत में थे। खालिद राजपूत को अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी और बेटी की बारात न आने पर उन्हें हार्ट अटैक हुआ और वो अस्पताल पहुंच गए। मुबशिर ने उन्हें ड्राइवर के साथ भेजा था और उसे घर भी तो संभालना था। मुबशिर के वालिद तो बचपन में ही वफात पा गए थे। वालिद के जाने के बाद वही सारा बिजनेस संभाल रहा था, चाचा की तरफ का भी और अपनी तरफ का भी, क्योंकि अभी अवैस बहुत छोटा था। जोया और मुबशिर उसे सहारा देकर उसके कमरे में ले आए थे। वो अभी तक होश में नहीं आई थी। मुबशिर ने डॉक्टर को भी बुलवा लिया था जब उसका चेकअप कर रहे थे। उन्होंने कहा कि टेंशन और सदमे की वजह से बेहोश हुई है, कुछ टाइम में खुद ब खुद होश आ जाएगा। और वाकई में थोड़ी देर बाद माही को होश भी आ गया था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, उसका सर भारी हो रहा था। जोया ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और सहलाने लगी। बशीर भी वहीं पर मौजूद था। उसे जोया पर बहुत ज्यादा तरस आ रहा था। सारा बेगम शौहर के पास अस्पताल में थी। एक तो वो शौहर की तबीयत को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी, दूसरा उन्हें बेटी का भी गम खाए जा रहा था। मुबश्शिर भाई, आपको दादू जान बुला रही है। छोटी आयशा भाई को बुलाने के लिए आई तो वो फौरन से माही के कमरे से बाहर निकल गया। जोया अब भी वहीं खड़ी थी। वो ड्राइंग रूम में गया तो उसकी दादी आंखों में आंसू लिए न जाने क्या क्या सोच रही थी। जी दादी जान, आपने मुझे बुलाया? सारे मेहमान जा चुके थे और अब शादी वाला घर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई फौतगी हो गई हो। दूर पार के मेहमान अब भी वहीं पर थे, जो बहुत ज्यादा परेशान थे। वो दरअसल माही के ननियाल से ही आए थे और उन्हें अपनी नवासी की इज्जत बहुत प्यारी थी। मेहमान औरतों में से दो खवातीन उसकी दादी के साथ बैठी थी। वो उन्हीं की उम्र की ही लगती थी। उनमें से एक माही की नानी और दूसरी उसकी माँ की चची थी। बेटा, मैं तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। अब हमारे खानदान की इज्जत सिर्फ तुम्हारे ही हाथ में है। रजिया बेगम ने कहा तो सब कुछ ही जैसे समझ गया, मगर उसका दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था। वो समझता था कि माही ने जुल्फकार को पसंद किया था और इसी वजह से उसकी शादी हो रही थी। वो नहीं जानता था कि उसके साथ जबरदस्ती हुई थी और वो घर वालों की मर्जी की वजह से ही राजी हुई थी। उन मेहमान औरतों के सामने इनकार तो ना कर सका, लेकिन इकरार भी ना कर सका। बेटा, क्या सोच रहे हो? बस तुम निकाह की तैयारी करो। मैंने वाजिद से कह दिया है। वो निकाह ख्वाह को दोबारा बुलाने के लिए गया हुआ है। रजिया बेगम ने मुलाजिम का जिक्र किया तो बेचारा चुपचाप अस्पात में सर हिला गया। उसका दिमाग घूमने लगा था। वो जबरदस्ती माई को अपनी जिंदगी में कैसे शामिल कर सकता था। वो गलत फहमी का शिकार हो गया था। वो समझ रहा था कि उसने अपनी मर्जी से जुल्फकार को चुना है। जब माही तक ये खबर पहुंची तो उसका दिमाग भी फटने लगा। उसे भी मालूम था कि जुल्फकार से रिश्ते से पहले मुबश्शिर से उसके बारे में पूछा गया था। उसने बस यही कहा था कि उसकी दोस्त और कज़न है और उसके अलावा कुछ नहीं। वो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर आंखों में आंसू लिए यही सोच रहे थे कि उनका रिश्ता कैसे चलेगा। वो दोनों ही नहीं जानते थे कि उन दोनों के दरमियान कितनी गहरी मोहब्बत है। थोड़ी देर बाद निकाह ख्वाह भी आ गए और डॉक्टर से लड़ झगड़ कर खालिद राजपूत भी घर वापस आ गए। सब लोग घर के ड्राइंग रूम में बैठे थे। माही भी नीचे आ चुकी थी। वो दुल्हन की तरह सजी सवरी हुई थी, मगर उसका मेकअप पहले जैसा नहीं रहा था। वो तो पहले ही इतनी खूबसूरत थी कि उसे मेकअप की जरूरत ही नहीं थी।
लेकिन मेकअप बिगड़ने की वजह से उसका चेहरा कुछ अजीब सा लग रहा था। नेका ख्वां के पूछने पर माही रोती हुई आवाज़ के साथ कबूल है कह गई। उसकी आवाज़ सुनकर मुबश्शिर का शक यकीन में बदल गया कि वो वाकई में ये निकाह नहीं करना चाहती, मगर वो ख़ानदान वालों के सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था। और वैसे भी अब ख़ानदान की इज्जत उसके हाथ में ही थी। जब निकाह ख्वाह ने उससे पूछा तो वो निकाह की हामी भर गया। माही उसकी आवाज़ किसी गहरे कुएं से आती महसूस हुई थी। वो दोनों ही नहीं जानते थे कि वो कितनी बड़ी गलत फहमी का शिकार हुए हैं। निकाह हुआ तो हर तरफ मुबारकबाद की सदाएं गूंज उठी। घर वाले मुतमिन थे, बेटी घर में रह गई है। और वैसे भी उनकी पहली तरजीह मुबश्शिर ही था। अगर इस वक्त वो इनकार ना करता तो उन दोनों की शादी होनी थी। जोया बहुत ज़्यादा खुश थी। वो शुरू से ही चाहती थी कि माही उसकी भाभी बने। सब खुश थे सिवाय माही और मुबश्शिर के। जोया उसे भाई के कमरे में छोड़ आई। उस कमरे में लातादाद बाहर आ चुकी थी, लेकिन आज उसे इस कमरे में आकर अजीब सा महसूस हो रहा था। जोया उसे बैठ के भाई भाई के बेड पर बिठाती हुई वहां से चली गई और वो आंखों में आंसू लिए इधर उधर का जायजा लेने लगी। अब भी उसके चेहरे पर घूंघट नहीं था। मुबश्शिर बाहर मेहमानों के साथ ही बैठा था। उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो अपने कमरे में अपनी नई नवेली दुल्हन के पास चला जाए। उसे ऐसा लग रहा था कि वो माही के साथ जबरदस्ती हुई है। वो जबरदस्ती के रिश्ते पर कायल नहीं था, इसीलिए उसे अजीब सी उलझन होने लगी थी। मेहमान भी थोड़ी देर बाद अपने अपने कमरों में चले गए। सब लोग बहुत ज्यादा थक चुके थे और टेंशन में भी थे, लेकिन आखिर में सब कुछ ठीक हो गया था, इसलिए सब कुछ न कुछ मुतमईन थे। बेटा, तुम ऐसा करो कि अपने कमरे में चले जाओ और ये अंगूठी भी ले जाना। ये सब इतनी इमरजेंसी में हुआ, तुमने मुंह दिखाई तो ली ही नहीं होगी। रजिया बेगम ने अपनी अंगूठी उतार कर पोते के हवाले की तो उसने मुस्कुराते हुए अंगूठी भी थाम दी और अपनी जेब में डाल ली। वो अंगूठी डिब्बी के बगैर उसकी जेब में चली गई थी। रजिया बेगम वहां से उठकर जाने लगी, मगर उसे वहीं पर अकेला बैठा देखकर रुक गई। बेटा, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो? आज तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत है। मेरी दुआ है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। उस दिन को एक हादसा समझकर भूल जाना। उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली तो उस बात में सर हिला गया था और फौरन से ही वहां से उठकर खड़ा हुआ। सब लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे। वो भी अपने कमरे में आ गया। माही उसे देखकर झुकी हुई नजर मजीद झुका गई। उसका दिल धक धक कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उस पर जबरदस्ती थोपी गई है, और दूसरी तरफ मुबशिर को भी ऐसा लग रहा था कि उस पर जबरदस्ती थोपा गया है। वो चुपचाप बेड तक आया और बेड पर बैठ गया। अपनी जेब से वही अंगूठी निकाली जिसकी दादी ने उसे दी थी। उसने वो अंगूठी माही को पहनाई नहीं, बल्कि उसके हाथ में ही रख दी। ये तुम्हारी मुंह दिखाई है, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं ले पाया, इसलिए इससे ही गुजारा चला लो। वो बोला तो माही उदास सी होगी। उसका शक यकीन में बदल गया। वो समझ गई कि उसका निकाह जबरदस्ती हुआ है। उसने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया तो बेचारा मजीद गलत फहमी का शिकार हो गया और उसी वक्त बेड से उठकर खड़ा हुआ। माही, तुम चेंज कर लो, मैं भी चेंज कर लेता, उसके बाद लाइट ऑफ कर देना। वो ये कहता हुआ बाथरूम की तरफ चला गया तो माही आंखों में आंसू लिए सोचने लगी कि आखिर उसकी जिंदगी में ऐसा भी होना था। वो बाथरूम में तकरीबन आधा घंटा लगा कर आया था। वो नहाकर जब बाहर आया तो बेड के साथ टेक लगाए आंखें मूंदे हुए थी। वो इतनी थक गई थी और टेंशन में थी कि यहीं बैठे बैठे उसे नींद आ गई थी और उसके झुमके उसकी गर्दन को छू रहे थे और माथे की बिंदिया भी थोड़ी टेढ़ी हो गई थी। लबों पर लगी लाल लिपस्टिक मुबशिर को अपनी शरई बीवी की तरफ खींच रही थी। उसकी तरफ आया और बड़े प्यार से उसका दीदार करने लगा। वो सोच रहा था कि अब उसकी बीवी है तो उस पर पूरा हक रखता है और उसकी मर्जी के बगैर भी उसे हासिल कर सकता है, लेकिन ये ना उसकी तरबियत में और ना ही उसकी आदत में शामिल था। वो एक अच्छा लड़का था जिसे ये सब करना पसंद नहीं था, और अब उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि उसे कैसे उठाए। और उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल सा लग रहा था। भारी भरकम अरूसी लिबास में वाकई में वो अनकंफर्टेबल थी, लेकिन थकन की वजह से उसे वहीं पर नींद आ गई। माही, उठ जाओ, चेंज कर लो, वो बड़े धीमे लहजे में बोला तो माही बिल्कुल भी ना उठी। उसके बाजू से पकड़ कर उसे हिलाने लगा और साथ ही साथ उसका नाम भी पुकारा था। माही फौरन से आंखें खोल गई और उसे अपने इतना करीब देखकर
उसका दिल धक-धक करने लगा। वो फ़ौरन ही बेड पर से उठ बैठी और जल्दी से बेड से नीचे उतरने लगी। वो उसे देखता रह गया और वो बाथरूम के अंदर चली गई। वो अंदर जाकर उसे ख़्याल आया कि यहाँ पर तो उसके कपड़े ही नहीं हैं। 5 मिनट बाद वो जूं की बाहर निकल आई, तो उसे देखकर हैरान रह गया। "क्या हुआ माही? चेंज नहीं करना क्या?" वो बोला तो माही नज़रें झुका गई थी। "यहाँ पर तो मेरे कपड़े ही नहीं हैं, तो फिर क्या चेंज करूँ?" वो धीमी आवाज़ के साथ बोली तो उसकी आवाज़ सुनकर वो मुस्कुरा दिया था। उसे उसकी आवाज़ सुनकर ये एहसास हो रहा था कि वो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और चेहरे की मालिक है। "अच्छा, ये बात है। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे कमरे से तुम्हारे कपड़े लेकर आता हूँ।" वो ये कहता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। उनके कमरे के साथ-साथ ही कमरे तो साथ-साथ ही थे। उसके कमरे में यार माली से अलमारी से 2-3 सूट ले आया और आते साथ ही उन्हें माही के हवाले कर दिया। वो सूट पकड़ती हुई बाथरूम में चली गई और 5 से 10 मिनट बाद ही वो चेंज करके आ गई थी। वो नहाई नहीं थी और वैसे भी उसे रात को नहाने की आदत ही नहीं थी। वो बेड पर सो चुका था और उसे भी वही आने का कह रहा था, लेकिन वो अजीब-सी झिझक का शिकार हो रही थी। "माही, तुम यहाँ पर आ सकती हो। मैं कुछ भी नहीं करूँगा।" वो ये कहता हुआ करवट ले गया, तो माही भी चुपचाप वहीं पर आके लेट गई। वो दोनों अलहदा-अलहदा कोने पकड़े हुए थे। वो बेड के एक कोने पर था, तो वो दूसरे कोने पर। माही को तो थोड़ी देर बाद नींद आ गई। वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, मगर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो बार-बार मुड़कर उसे ही देख रहा था। उसकी खूबसूरती पर से अपनी नज़रें ही नहीं हटा पा रहा था और वैसे भी वो अब उसकी बीवी थी। उस पर पूरा हक रखता था, मगर फिर भी सिर्फ़ दीदार से काम चला रहा था। अब माही का रुख उसकी तरफ था, मगर वो पीठ किए हुए था। लेकिन जब अचानक से उसने रुख पीछे किया, तो उसकी तरफ रुख किए हुए थी। वो बड़े प्यार से उसे देखने लगा। उन दोनों का रुख अब आमने-सामने था, लेकिन फ़र्क ये था कि माही की आँखें बंद थी और वो खुली आँखों के साथ उसे देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसकी हुस्न में डूब सा गया। उसने माही के चेहरे पर हाथ फेरना शुरू कर दिया था। वो बड़ी एहतियात के साथ ये कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसकी आँख खुले और वो इसे ये करता हुआ दिखे। लेकिन जब अचानक से उसका हाथ माही की नाक से टकराया, तो वो जल्दी से हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसके दिल की धड़कन मुबश्शिर को भी महसूस हो रही थी। वो अंधेरे में बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और जल्दी से अपने गले से लगा गई। मुबश्शिर उसे अब अपने गले से लगाए बैठा था। माही को कोई होश नहीं था। उसे अंधेरे से डर लगता था। बस मुबश्शिर के कहने पर उसने लाइट ऑफ कर दी थी और अब आँख खुलने पर वो बहुत ज़्यादा डरने लगी थी। "काम डाउन माही, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना।" मुबश्शिर बोला तो माही के रोने में कुछ कमी आ गई और जैसे उसे एहसास हुआ कि वो उसे गले से लगाए बैठी है, तो वो जल्दी से पीछे होकर बैठ गई। बशीर ने हाथ बढ़ाकर साइड टेबल पर रखे लैंप का बटन ऑन किया, तो कमरे में धीमी सी रोशनी फैल गई। माही की आंखों में नमी थी और मुबश्शिर बड़े गौर से उसे देखने लगा। "क्या हुआ है माही? तुम डर गई थी?" वो बोला तो माही नफी में सर हिलाने लगी। वो भी खामोश हो गया। उसका दिल तो चाह रहा था कि उसे कह दे कि कुछ अजीब सा महसूस कर रहा है, लेकिन उसकी जुबान उसका साथ ही नहीं दे रही थी। वो लैंप ऑफ करते दोबारा से लेट गया। वो नहीं जानता था कि उसे अंधेरे में डर लगता है। जैसे ही लाइट ऑफ हुई तो एक मर्तबा फिर से माही की सिसकियों की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी थी। वो जाग रही थी और उसे अंधेरे से डर लग रहा था। उसके रोने की आवाज़ मुबश्शिर को सुनाई दी तो वो जल्दी से उठकर बैठा। इस बार उसने लाइट ऑन नहीं की थी और उसे अपने करीब कर लिया। उसके जज्बात भड़क उठे थे और वैसे भी वो उस पर पूरा हक रखता था। अभी अभी तो उनका निकाह हुआ था। वो कोई गलत तो नहीं कर रहा था ना। माही ने भी उसे अपने आप से जुदा नहीं किया था, तो मुबश्शिर को अजीब सा एहसास होने लगा। वो तो समझ रहा था कि वो ज़बरदस्ती उससे निकाह कर चुकी है, लेकिन अब कुछ और ही सोचने लगा था। जब माही ने उसे लाइट ऑन करने का कहा, तो वो भी फौरन से लाइट ऑन कर गया। माही के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उसका चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो रहा था। "माही, मुझे तुमसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है।" उसके चेहरे पर आई शर्म देखकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला तो वो मज़ीद शर्मा गई। "माही, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम ज़ुल्फ़कार से मोहब्बत करती थी या नहीं?" मुबश्शिर का ये कहना था कि माही की आँख से एक आँसू गिरकर मोती की तरह उसके गाल पर फिसला।
आई एम सॉरी माही, मैं उसका ज़िक्र तो नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे लिए ये पूछना ज़रूरी है कि क्या तुम्हारी शादी उससे पसंद से हो रही थी या फिर घरवालों की मर्ज़ी से? वो बार-बार ही अपना सवाल दोहरा रहा था। माही अब मुकम्मल तौर पर रोने लगी थी। माही ने रोते उसे गले से लगा लिया, तो वह हैरान रह गया। माही ने जब उसे सब कुछ सच-सच बताया तो उसका खून खौलने लगा था। माही, तुम फ़िक्र ना करो, मैं इसे पाताल से भी ढूँढ निकालूँगा और तुम देखना इसके साथ मैं क्या करता हूँ। वो बेइंतहा गुस्से में आ गया। उसे ये मंज़ूर ही नहीं था कि कोई उसकी कज़न के साथ ये सब करे, और अब तो वो उसकी बीवी भी थी। उसकी बात सुनकर माही कुछ मुतमईन सी हो गई, और वैसे भी वो इसलिए ही तो घबरा रही थी कि जब सब कुछ जानेगा तो क्या रद्द-अमल देगा। लेकिन उसने बिल्कुल भी नाराज़गी का इज़हार नहीं किया। मुबश्शिर दिल ही दिल में खुश होने लगा था। सारी हकीकत जान चुका था। माही ने उसे बता दिया था कि वो घरवालों की मर्ज़ी की वज़ह से शादी कर रही थी। मगर अभी तक माही ने एक बात नहीं बताई थी कि उससे शादी करके खुश है, और ये बात तो मुबश्शिर भी अपने दिल में दबाए बैठा था। एक दो बातें करने के बाद वो सो गए। सुबह जब माही की आँख खुली तो वो सो रहा था। माही ने उसे बड़े गौर से देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कभी भी उसे इतने गौर से नहीं देखा था, और ना कभी उससे इतनी अपनी मोहब्बत का इज़हार किया था। वो हमेशा से यही समझती आई थी कि वो बचपन से एक दूसरे के साथ हैं, तो बस इसी वजह से वक्ती तौर पर अट्रैक्शन है। मगर आज एक रात उसके कमरे में गुजारने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसे सिर्फ वक्ती कशिश नहीं बल्कि मोहब्बत है। माही बड़े गौर से उसे देख रही थी। अचानक से जैसे मुबश्शिर ने आँख खोली तो माही जल्दी से घबरा कर दूसरी तरफ देखने लगी, मगर मुबश्शिर उसे देख चुका था। मुबश्शिर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो सोच भी नहीं सकता था कि वो इतनी बेबाक होगी। वो बेड से उतरकर जाने लगी तो मुबश्शिर ने उसका हाथ थाम लिया। बेगम साहिबा, मुझे भी दीदार का शर्फ बख्शेंगी या खुद ही आंखें ठंडी करके चली जाएंगी? वो मोहब्बत से चूर लहजे में बोला तो बेचारी घबरा कर रह गई। वो उसकी गिरफ्त में थी। मुबश्शिर ने उसका हाथ थामा हुआ था। वो बेड के ऊपर बैठा तो वो बेड से नीचे खड़ी हो गई। फिर वो झटके से अपना हाथ छुड़वाकर वहां से भाग गई और बाथरूम में घुस गई। जब वो नहाकर बाहर आई तो मुबश्शिर उसे देखकर हैरान रह गया। वो पिंक कलर की ड्रेस में मलबूस बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ये ड्रेस भी मुबश्शिर ही रात को उसके कमरे में लेकर आया था, और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई बालों में कंघा फेर रही थी। गीले बाल होने की वजह से उसके कपड़े भी गीले हो रहे थे। मुबश्शिर अपनी जगह से उठा और उसके पास आया। मुबश्शिर ने उसे दोनों कंधों से थामा और अपने करीब कर लिया। वो नजरें झुकाए हुए थी। उसके गाल फिर से लाल होने लगे थे। वो हया के मारे ऊपर नहीं देख पा रही थी। मिसेस मुबश्शिर राजपूत, आप अब से मेरी हैं और मैं आप पर पूरा हक रखता हूँ, इसलिए आज के बाद कोई बहाना नहीं चलेगा। वो एक हाथ से उसका चेहरा ऊपर किए हुए बोला तो मुस्कुरा दी। रात को उसने यही बहाना बना दिया था कि वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है। जुल्फकार की वजह से वो टेंशन में थी, लेकिन अब वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। उसकी हंसी देखकर मुबश्शिर को ऐसा लगा कि उसे जिंदगी की हर खुशी मिल गई हो। फिर प्यार मोहब्बत की बातें करने के बाद वो भी बाथरूम में घुस गया, और जब नहाकर बाहर आया तो सुबह बेटी उसका ही इंतजार कर रही थी। वो भी तैयार होकर उसे साथ लिए कमरे से बाहर निकल गया। घर के सभी लोग नाश्ते पर उनका इंतजार कर रहे थे। उन दोनों को एक साथ आता देख सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। तमीना बेगम तो आंखों ही आंखों में भांजी और बेटी की नजर उतारने लगी। जोया खुशी से नहाल हो रही थी और बार बार ही माही को इशारे कर रही थी, जैसे पूछ रही हो कि क्या हाल है। उसके इशारे देखकर माही मुस्कुरा कर रह गई थी। वो दोनों सब घर वालों के साथ बैठकर नाश्ता करने लगे थे। रजिया बेगम बेइंतहा खुश लग रही थी। उनकी दिली ख्वाहिश यही थी कि उनकी पोती की शादी उनके पोते से हो, और फिर आखिर में किस्मत को भी यही मंजूर था। नाश्ता वगैरह करने के बाद माही फिर से अपने कमरे में आ गई और वो घर वालों के साथ बैठ गया। जब उसे एहसास हुआ कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है तो वो कोई बहाना बनाकर खुद भी ऊपर पहुंच गया। जैसे ही वो कमरे में गया तो बेड पर दराज थी। उसे देखकर वो फौरन से बेड पर उठ बैठी। वो बशीर भी उसके पास पहुंच गया और उसके हाथ थाम लिए। जैसे ही माही को अपने हाथ पर उसका लम्स महसूस हुआ तो वो छीन कर रह गई और धड़कते दिल के साथ ये सोचने लगी कि आखिर किस्मत उसके साथ क्या करना चाहती है।
उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो उससे क्या चाहता है। क्या वाक़ई में वो उसे पसंद करने लगा था? वो अभी यही सोच रही थी कि मुबश्शिर ने अपनी मोहब्बत का इज़हार शुरू कर दिया। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा और ना ही मुझे झूठ बोलना पसंद है। मैं शुरू से ही शादी से इनकार कर रहा था क्योंकि मैं समझता था कि तुम बस मेरी कज़न और दोस्त हो। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ और तुमसे अलहदा रहने का सोच भी नहीं सकता। वो इसके हाथों पर बोसा देते हुए बोला तो माही शर्म से पानी-पानी हो गई। माही का भी दिल चाह रहा था कि वो अपनी मोहब्बत का इज़हार कर दे, मगर वो लड़की थी और लड़कियाँ यूँ बेधड़क अपनी मोहब्बत का इज़हार इतनी जल्दी नहीं कर पाती। जैसे ही माही को ज़ुल्फ़कार का ख़्याल आया तो उसकी आँखें नम होने लगीं। माही, क्या हुआ है प्लीज़? यूँ तो मत करो। वो उसका चेहरा अपने हाथों से सहलाते हुए बोला तो उसके गले से लग गई और माही ने उसे बता दिया कि वो ज़ुल्फ़कार की वजह से परेशान है। मेरी जान, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं तो रातों रात ही उसका व्हाट्सएप हैक करवा लिया था और अब उसके पास उसके मोबाइल में कोई भी डाटा बाकी नहीं है और जब वो वापस आएगा तो मैं उससे निपट लूँगा। जैसे ही मुबश्शिर ये बोला तो खुशी से झूम उठी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका मसला इतनी जल्दी हल हो जाएगा। वो दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि अब इतना अच्छा उसे जीवन साथी मिला है जो इसका इतना ख्याल रखता है। और मुबश्शिर भी खुश हो रहा था कि उसने अपनी मोहब्बत को गिनवाने से पहले ही पा लिया था। वो तो दिल ही दिल में ज़ुल्फ़कार को दुआएं देने लगा था। अगर ज़ुल्फ़कार बारात वाले दिन ना भागता तो शायद आज उसके पहलू में ना बैठी होती।